6 अगस्त को JF-17 थंडर के फोर्थ क्रैश के बाद इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, जिसमें JF-17 थंडर का मुवाजना तेजस के साथ किया जा रहा था, जिसमें इसकी रिलायबिलिटी पर कई सारे सवाल उठाए गए। लेकिन आज हम लोग JF-17 थंडर और इंडियन SU-30 MKI के क्रैशेस और रिलायबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि तेजस 1984 से स्टार्ट किया गया एक प्रोजेक्ट था जो बहुत सी डिलेस और बहुत से मुश्किलात से गुजरता रहा और अब तक सर्विस में प्रॉपरली इंडक्ट नहीं किया गया। इसलिए JF-17 के साथ उसका मुवाजना करना या कंपैरिजन करना दोनों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए आज हम लोग इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन SU-30 MKI और पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन JF-17 थंडर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स कितने रिलायबल हैं और इनके आज तक कितने टोटल क्रैशेस हो चुके हैं और उन क्रैशेस की वजूहात क्या है। JF-17 थंडर और SU-30 MKI दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के एयरक्राफ्ट्स हैं। JF-17 थंडर लाइट वेट कैटेगरी और SU-30 MKI हैवी वेट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, जबकि दोनों ही फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके ओरिजिन के बारे में। JF-17 थंडर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चंदू एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के तावन से मिलकर बनाया गया, जबकि SU-30 बेसिकली सुखोई कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट था। सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की फर्स्ट फ्लाइट्स के बारे में और इंडक्शन के बारे में। JF-17 थंडर वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस 25 अगस्त 2003। इसकी पहली फ़्लाइट थी, यानी आज से 17 साल पहले इसकी फर्स्ट फ्लाइट की गई और इसे 12 मार्च 2007 को इंडक्ट किया गया। जबकि SU-30 MK जो कि एक रशियन वर्जन था, उसे 1 जुलाई 1997 को इंट्रोड्यूस कराया गया और SU-30 MKI जो स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो 2002 में सर्विस में आया। अब तक टोटल 132 यूनिट्स JF-17 थंडर के बनाए जा चुके हैं, जबकि SU-30 MKI 272 यूनिट्स इसके अभी तक बिल्ड किए जा चुके हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो में SU-30 MKI की जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी को भी इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है तो वो यूट्यूब पे देख सकता है। SU-30 MKI बेसिकली 27 जो फ्लैंकर फैमिली थी, SU-27 फ्लैंकर फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो SU-30 और SU-37 के दरमियान की टेक्नोलॉजी थी। SU-37 टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की बेसिकली, और SU-30 MKI जो रशियन साख्ता SU-30 MK और चाइनीज़ साख्ता SU-30 MK के से ज़्यादा एडवांस समझा जाता है। इसमें जो एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एवियोनिक्स और एवियोनिक्स रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो रशियन, इंडियन, फ्रांस और इसराइली साख्ता है, जिसमें इसके नेविगेशन सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम, टारगेटिंग पॉड्स और टारगेटिंग और वारफेयर सूट्स वगैरह और इंक्लूडिंग इसके वेपनरी शामिल हैं। इसमें बेसिकली दो मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। उसमें वो है इसका एक इंजन और इसकी एजेक्शन सीट। इंडियन जो SU-30 MKI है उसमें AL फैमिली का AL-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका मुश्तरका थ्रस्ट 28,000 पाउंड्स या 127 किलो न्यूटन है। अब अगर बात की जाए JF-17 थंडर की तो उसका एयरफ्रेम मोनोकॉक था और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाला जो इंजन था हमारे पास वो RD-93 था, जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में यूज़ किया गया। और RD-93 RD-33 का ही एक वेरिएंट था जो 29 में इस्तेमाल किया जाता रहा है और स्टिल यूज़ किया जा रहा है। लेकिन आने वाले ब्लॉक 3 में, जैसे कि हमें पता है कि JF-17 थंडर की ब्लॉक वाइज इसकी प्रोडक्शन की गई, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, और अब ब्लॉक 3 इन फेज़ है। तो ब्लॉक 3 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि RD-93M या चाइनीज़ WS-10 और 12 इंजन यूज़ किया जा सकता है। जो RD-93 इंजन है उसका जो ड्राई थ्रस्ट था वो 49.4 किलो न्यूटन या 11,100 पाउंड था और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 84.4 किलो न्यूटन या 19,000 पाउंड। JF-17 थंडर का एवियोनिक्स जो ओपन आर्किटेक्चर पर बेस है, जो C++ लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा जो JF-17 थंडर में जो बेसिक चीज़ यूज़ की जाती है उसकी एजेक्शन सीट, जो पायलट की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है,
वो मार्टिन बेकर की PK16LE इजेक्शन सीट है। हमारी वीडियो बढ़ती जा रही है, फिर इसकी बेसिक्स के बारे में फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं मज़ीद, अब शॉर्ट डिस्कस करने को जा रहे हैं कि JF-17 थंडर और Su-30 MKI के टोटल क्रैशेस आज तक कितने हो चुके हैं, और वजूहात तो इनके पीछे जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पब्लिक नहीं की जाती। इसलिए आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि रिलायबिलिटी, जो हमारा बेसिक पर्पस था इस वीडियो बनाने का, रिलायबल कौन सा एयरक्राफ्ट कितना रिलायबल है। तो आज तक टोटल Su-30 MKI के 12 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें से 12 के 12 Su-30 MKI रिटर्न ऑफ हो चुके हैं। और अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जाए तो Su-30 MKI के इंडक्शन ईयर 2002, इसका फर्स्ट क्रैश 2009 में हुआ और सेकंड क्रैश भी 2009 में हुआ, जबकि थर्ड क्रैश 2011, फोर्थ क्रैश 2012, फिफ्थ क्रैश 2013, सिक्स्थ क्रैश 2014, सेवन्थ क्रैश 2015, एट्थ क्रैश 2017 और नाइन्थ क्रैश भी 2017 में हुआ, और 2018 में 10th और 2019 में 11th क्रैश हुआ। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो विकीपीडिया हमें बता रहा है। जबकि दूसरी तरफ 2007 में JF-17 का इंडक्शन ईयर है और 2011 में फर्स्ट क्रैश हुआ, 2016 में सेकंड और 2020 लास्ट ईयर 2020 में इसका थर्ड क्रैश और अब 6 अगस्त को इसका फोर्थ क्रैश हुआ। सो लेट्स हम डू सम मैथमेटिक्स के अब Su-30 MKI आप सब जानते हैं कि Su-30 MKI एक ड्यूल इंजन जहाज़ है, तो उसका अगर एक इंजन भी फेल हो जाए तो वो आराम से रनवे पे उतर सकता है। जबकि JF-17 थंडर में अगर कुछ भी इंजन में इशू आ जाए, किसी किस्म का मलवेयर हो जाए, किसी किस्म का भी इशू आ जाए, तो JF-17 थंडर के पायलट को एट द एंड इजेक्ट करना ही पड़ता है। सो खुद बताएं कि आप यहाँ पे खुद कंपैरिजन करके देख लें कि Su-30 MKI पिछले 14 से 15 सालों में JF-17 थंडर्स के टोटल 4 क्रैशेस सिंगल इंजन होने के बावजूद, जबकि Su-30 MKI ड्यूल इंजन होने के बावजूद इसके 17 से 18 साल के अंदर 11 क्रैशेस हो चुके हैं। सो अब आप खुद समझदार हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितना रिलायबल है। और Su-30 MKI के केसेस में मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ पायलट्स की हुई हैं, जबकि JF-17 थंडर का जो पहला क्रैश 2011 में हुआ, वही क्रैश पैराशूट ना खुलने की वजह से पायलट इजेक्शन के बावजूद सरवाइव ना कर सका। उसके अलावा चारों के चारों पायलट्स, क्योंकि लास्ट जो इजेक्शन हुआ है JF-17B का हुआ, ट्रेनर वेरिएंट का हुआ, तो वो ड्यूल से सीट वेरिएंट था, तो इसलिए उसमें 2 पायलट्स मौजूद थे और दोनों के दोनों सेफली इजेक्ट कर ले। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म कितना रिलायबल है। मैंने इसको तेजस के साथ इसलिए कंपेयर नहीं किया क्योंकि वो पिछले 34-35 साल से अंडर डेवलपमेंट है और अभी तक डेवलपिंग स्टेजेस में है। जाने वो अगली सदी तक डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने नया चैनल बनाया है, मेरी हेल्प कीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर मस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।